हेलो वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव completed रिवीजन फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज. नाउ वील स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक रिवीजन फॉर द डे, दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. फटाफट देखते हैं. रेगुलर क्लास में हम अटेंड कर चुके थे, समय हो गया इसको पढ़े हुए. तो एक क्विक रिकैप करवा देता हूँ. हम ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं बेटा? बेसिकली ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग तीन होती है, समझ लो. आराम से पूरा लिंक लगा कर दूंगा. ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग तीन है: एक फाइनेंशियल, एक कॉस्ट, एक मैनेजमेंट. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस रहता है टू नो प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन. जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा कोर्स है 11th प्लस 12th का कोर्स, हमारा यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहता है. ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, जब आप प्रोफेशनल में आ जाओगे, इंटर में आ जाओगे, तब ये पढ़ेंगे. अभी हमारा इस पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका पर्पस होता है प्रॉफिट एंड लॉस जानना और फाइनेंशियल पोजीशन पता करना. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ आकर पता चलते हैं हमको? हमारे फाइनल अकाउंट्स में. तो फाइनल अकाउंट्स के दो पर्पस बन जाते, एक प्रॉफिट एंड लॉस जानना, एक फाइनेंशियल पोजीशन बताना. प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए वी कंपेयर इनकम एंड एक्सपेंसेस. क्या कंपेयर करते हैं हम? इनकम एंड एक्सपेंस. इसको आप दूसरे टर्म्स में बोल सकते हो नॉमिनल अकाउंट. ये कंपैरिजन आप बोलोगे सर ट्रेडिंग पीएनएल में किया जाता है. मेरे स्टूडेंट हो, बचपन से पढ़ाया हो, मेरे को बताओ. प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए वी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट. प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए वी प्रिपेयर ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट और वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट. कम ऑन, हरी अप फास्ट जवाब दो. डोंट यू थिंक वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट? क्या प्रिपेयर करते हैं हम? इनकम स्टेटमेंट. एंड देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इनकम स्टेटमेंट लाइक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एंड. डिपेंड करता है. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारे कोर्स में नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट हमारे कोर्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे कोर्स में, जो हम इस चैप्टर में भी पढ़ते हैं. अगर आपको याद होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हमने पढ़ा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में. कैसा बनता, क्या बनता, उससे भी तो प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है ना. उससे भी तो प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस डेफिसिट पता चल रहा था वहाँ पे. ठीक है. तो ये बनाया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. कब? जब पीरियड खत्म हो जाता है. इसलिए यहाँ ऊपर हेडिंग क्या दी जाती है? फॉर द पीरियड एंडिंग. जैसा पीरियड 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कभी भी हो सकता है. वेयर एज फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए वी आर गोइंग टू कंपेयर रियल एंड पर्सनल अकाउंट. कि नॉमिनल वहाँ आ गए तो रियल, और लॉजिकल है ना, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंपेयर करना है. या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल हैव आइदर रियल बैलेंस और पर्सनल बैलेंस. रियल अकाउंट का बैलेंस आएगा या पर्सनल अकाउंट बैलेंस. इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. ये पीरियड के लिए नहीं रहता. हमको एक आदमी की औकात जाननी, फाइनेंशियल पोजीशन है ना, औकात. औकात साल भर की रहती है कि अभी मेरी पोजीशन ये है. क्या बोलती है पब्लिक? औकात साल भर की रहती है कि अभी मेरी पोजीशन ये है? क्या बोलेगा वो? साल भर की औकात कि अभी मेरी पोजीशन ये है? अभी मेरी पोजीशन ये है. अभी मेरी पोजीशन ये है. बराबर है, हाँ या ना? फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. फॉर अ पर्टिकुलर टाइम कब बनाया जाता है? प्रिपेयर्ड व्हेन द टाइम हैज पास्ट. दिस इज प्रिपेयर्ड व्हेन द टाइम हैज पास्ट. जब तक समय नहीं बीतता तब तक नहीं. इसलिए यहाँ बैलेंस शीट पे हेडिंग दी जाती है एज ऑन. बनती कैसी है? ट्रेडिंग पीएनएल देखा जाए तो डायरेक्ट आते हैं ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में. देखो रेड कलर से लिखे हुए, डायरेक्ट आते हैं ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में. फर्क इतना है, डेबिट बैलेंसेस डेबिट में लिखे जाएंगे, क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट में लिखे जाएंगे. सेम गोज फॉर बैलेंस शीट. रियल एंड पर्सनल के डेबिट बैलेंसेस एसेट साइड में, पर्सनल के क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी साइड में. एंड रियल अकाउंट विल नेवर हैव अ क्रेडिट बैलेंस बिकॉज ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट. बिकॉज ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट जितने का आया उतने का ही जाएगा, उससे ज़्यादा का जा नहीं सकता. अरे जेब में 1,000 रुपये है तो 1,200 रुपये किसी को पे कर सकते क्या? लॉजिक याद आया क्या? 1,000 रुपये है तो 1,200 रुपये पे नहीं कर सकते. 1,200 पे करोगे तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, अदरवाइज क्रेडिट बैलेंस रियल अकाउंट को पॉसिबल नहीं है. व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या है? डायरेक्ट मतलब क्या? बोलो फटाफट बोलो. डायरेक्ट मतलब क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या? वेटिंग फॉर योर आंसर्स. डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जिसके होने ना होने से, जिसके होने ना होने से धंधा बंद हो सकता है. जिसके होने ना होने से धंधा बंद हो सकता है, उस खर्चों को कौन से खर्चे बोलते हैं हम? डायरेक्ट एक्सपेंस. उस खर्चों को कौन से खर्चे बोलते हैं हम? डायरेक्ट एक्सपेंस. बराबर है क्या? देखिए कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने में, कुछ एग्जांपल्स है, मदद करना मेरी फास्ट में एकदम. सबसे पहला फैक्ट्री. मेरे को बताओ, माल लाया, कैरेज इनवर्ड. माल लाया, माल लाते वक्त का खर्चा. कैरेज, यहाँ चलो ये देखे बगैर बोलो, ये देखे बगैर बोलो, ये डायग्राम देखे बगैर बोलो. माल लाना, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट माइक चालू करो फटाफट. माइक चालू करो. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लॉक कर दो ताकि एक हमको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब हमको आता है.
फटाफट फटाफट माइक चालू करो, मेरे को सबके माइक चालू दिखने चाहिए, सबके माइक चालू दिखने चाहिए। चलो कैरेज इनवर्ट, ठीक है, कैरेज इनवर्ट डायरेक्ट है, कैरेज इनवर्ट क्या हो गया, डायरेक्ट। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट, बराबर है यहाँ तक। एक मिनट, थोड़ा सा आवाज कम करता हूँ, मेरा ही आवाज मेरे को आ रहा है पलट के। हाँ जी, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट। अच्छा, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट इन, फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट ना, और ऑफिस रेंट। अच्छा, कई बार सिर्फ उन्होंने रेंट लिखा रहेगा, सिर्फ रेंट लिखा रहेगा तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सिर्फ रेंट लिखा है तो इनडायरेक्ट, और सिर्फ कैरेज लिखा है तो, सिर्फ कैरेज लिखा है तो, सिर्फ कैरेज लिखा है तो डायरेक्ट, बराबर है। उसके बाद में डिप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग डिप्रिसिएशन, फैक्ट्री के बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन, एनी काइंड ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन इज ऑलवेज इनडायरेक्ट, चाहे फिर वो फैक्ट्री का रहे, ऑफिस का रहे, या सिर्फ डिप्रिसिएशन रहे, डिप्रिसिएशन इज ऑलवेज इनडायरेक्ट, बराबर है यहाँ तक। हाँ या ना। डिस्काउंट, कमीशन, रॉयल्टी, रॉयल्टी, रॉयल्टी डायरेक्ट है, ठीक है। कोल पावर फ्यूल, ऐसा कोल पावर फ्यूल वर्ड वापरते। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट। ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। अच्छा, अगर सिर्फ कस्टम ड्यूटी लिखा रहा तो ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट, सिर्फ कस्टम ड्यूटी लिखा रहा तो डायरेक्ट। कस्टम ड्यूटी है ना, दोनों में से एक ही किया आपने तो कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है ना टैक्स, एक्साइज ड्यूटी क्या होगा। हाँ जी, हाँ, एक्साइज ड्यूटी डायरेक्ट, एक्साइज ड्यूटी डायरेक्ट। अगला एक्साइज ड्यूटी के बाद में मैं बताऊँ, वेजेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वेजेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वेजेस डायरेक्ट है, वैसे डिपेंड करता है, फैक्ट्री के एम्प्लॉय को दिया तो डायरेक्ट, ऑफिस के एम्प्लॉय को दिया तो इनडायरेक्ट। वैसे एग्जाम में क्या लिख के होंगे, वेजेस डायरेक्ट। सैलरी, अच्छा, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस पहले है सैलरी बाद में, वेजेस एंड सैलरी। अच्छा, सैलरी एंड वेजेस, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी डायरेक्ट। वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर सैलरी इनडायरेक्ट। क्लियर है क्या यहाँ तक, हाँ या ना। देन ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस क्या लगे, ट्रेड एक्सपेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ट्रेड एक्सपेंस विथ, विथ जनरल एक्सपेंस है तो, एक मिनट, यहाँ गड़बड़ करते थे, याद करो बचपन में। ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस दोनों दिया है ट्रायल बैलेंस में, तब ट्रेड एक्सपेंस क्या होगा। ट्रेड एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस जब दोनों दिया है तब ट्रेड एक्सपेंस क्या होगा, जवाब दो। डायरेक्ट। और सिर्फ जनरल एक्सपेंस दिया है, नहीं, जब जनरल एक्सपेंस इनडायरेक्ट, और जनरल एक्सपेंस अकेला है तो इनडायरेक्ट, और ट्रेड एक्सपेंस अकेला है तो ट्रायल बैलेंस में और कुछ नहीं, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस नहीं दिया है साथ में, तब इनडायरेक्ट। ये पढ़ याद है ना, ये पूरा चार्ट आया ना। कृष्णा चटाई भंडार, चटाई वटाई बना रहा था कृष्णा, याद आया क्या। कृष्णा यानी मैं, यानी हम चटाई मैन्युफैक्चर कर रहे थे, ठीक है। ये चार्ट बनाया होगा ना, स्क्रीनशॉट होगा ना आपके पास में, ये पूरा नहीं होगा तो लिख लो, ये जो कुछ एक्सीडेंट पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए, इसमें एक और जोड़ देना, एक और जोड़ देना, एक और जोड़ देना, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है जो एग्जाम में गड़बड़ करते बच्चे लोग। रॉयल्टी क्या लिखेंगे, रॉयल्टी क्या है, रॉयल्टी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रॉयल्टी डायरेक्ट, फैक्ट्री में लगने वाली रॉयल्टी डायरेक्ट। बढ़ो आगे, बढ़े आगे। अब बेटा, ये तो हो गया आपका विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फिर हमने कुछ एडजस्टमेंट्स पढ़े थे ना,
कोई है, कोई चैलेंज करके लेगा बिना देखे सारे एडजस्टमेंट बता पाएगा कोई? है कोई? एक एक मैं पूछते जाऊंगा कि सब साथ में गुनगुनाएंगे। क्या बोलते हो? एनीवन अप फॉर द चैलेंज? एडजस्टमेंट एंट्रीज सब बताएंगा मैं, बोले सब बताएंगे। कितने 27 लिखाए थे, कितने लिखाए थे? 22 या 27 होंगे। 24 एडजस्टमेंट एंट्रीज, 24 एडजस्टमेंट एंट्रीज, सब लिखा है अपन, सब कवर करवाया। शुरू करता हूँ, चलो आप लोग साथ साथ में बोलते जाओ। देख के बोलना है, देख के बोलो, बट गड़बड़ नहीं करना। क्लोजिंग स्टॉक, जिनको देख के नहीं बोलना है वो मुंह घुमा लो, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक क्या एंट्री है? बोलो फटाफट बोलो, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या है? लॉजिक वॉजिक अब बाजू में, लॉजिक वॉजिक देखना है तो रेगुलर क्लास के लेक्चर्स जाके देख लो। अभी अपन पास बोलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। बोलो क्लोजिंग स्टॉक एंट्री क्या है? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंट्री बोलो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा एक मिनट, क्लोजिंग स्टॉक में याद है क्या? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पे लेना पड़ता है। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पे लेना पड़ता है, बोलो हाँ या ना? अगर वो नहीं दिया रहा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट नहीं दिया रहा, तो निकालना पड़ सकता था ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस याद है क्या? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 30,000 विच इज 10% अबव द कॉस्ट। वैल्यूड एट 30,000 विच इज 10% अबव द कॉस्ट। 10 मत ले लो, 20% ले लो, विच इज 20% अबव द कॉस्ट। तो ऐसे टाइम पे कॉस्ट को अपन मानते थे 100, प्रॉफिट हो जाता था हमारा 20, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है सेल्स प्राइस हो जाएगा 120 एंड इट वाज वैल्यूड एट 30,000 विच इज 20% अबव द कॉस्ट। तो 100 के लिए कितना? 30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, कितना होगा ये? 30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, 30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120 कितना होगा? $25,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25,000। तो 25,000 का वैल्यू हो गया आपका कॉस्ट, ये हो गई कॉस्ट, ये हो गई नेट रियलाइजेबल वैल्यू। रिकॉर्ड काय पे करोगे? विच एवर इज लेस कॉस्ट पे। ये कैलकुलेशन याद है क्या? परसेंटेज दिया रहता था तो एडजस्टमेंट संभालना, ठीक है? अगला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस। एडवांस इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। डेप्रिसिएशन एंट्री क्या थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। बेटा ये एडजस्टमेंट एंट्रीज के हिसाब से पढ़ पढ़ के एडजस्टमेंट्स देते थे ना, ये एडजस्टमेंट एंट्रीज को ध्यान में रख रख के एडजस्टमेंट्स देते थे। नेक्स्ट वाज बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या आरडीडी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स उल्टा, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। मैंने आपको बताया था ये जो 3 एंट्रीज है, ये 3 एंट्रीज में क्या संभालना? पहले बैड डेट्स चार्ज करना, जो बच गया उस अमाउंट का परसेंटेज आरडीडी, फिर वो आरडीडी माइनस करना और जो बच गया वो अमाउंट का परसेंटेज रहेगा डिस्काउंट, बराबर है? इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन गुड डेटर्स। याद आया क्या? इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन गुड डेटर्स। सेम थिंग गोज फॉर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन विल बी डन ऑन द एसेट आफ्टर रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन के बाद जो एसेट बचा है उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना, नहीं तो फिर जो एसेट में चेंजेस हुए उतने पीरियड के चेंजेस एडजस्ट करना, जितने पीरियड में चेंजेस है। सेल हो गया, कोई नया एसेट परचेस किया, अगर 6 महीने में ही परचेस कर लिया तो जो परचेस किया उस पर 6 महीने का डिप्रिसिएशन, और जो साल भर था उस पर 12 महीने का डिप्रिसिएशन। ऐसे क्वेश्चंस है, अभी पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है क्लास के बाद में बैठ के, और उसमें कोई डाउट आए तो पूछना भी मुझसे। जैसा गुड्स टेकन ओवर बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स टेकन ओवर बाय पर्सनल ओनर बाय पर्सनल यूज। यहाँ अगर आप देखोगे ना तो ड्राइंग्स के साथ में करंट अकाउंट भी लिखा है, क्यों? इफ यू रिमेंबर, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की कितनी मेथड्स पढ़े थे हमने? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड ना। In fluctuating capital method, all the adjustment with respect to anything, capital introduced, capital withdrawn, interest on capital, salary, drawing, वो सब कैपिटल में जाता। बट फिक्स कैपिटल मेथड में सारा एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होता है, एक्सेप्ट परमानेंट इंट्रोड्यूस्ड और परमानेंट विड्रॉन।
ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन थ्रू करंट अकाउंट हियर. तो अगर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, अगर करंट अकाउंट मेंटेन किया तो मैं ड्राइंग्स में डेबिट करूंगा या करंट अकाउंट में डेबिट करूंगा, इसलिए वहां करंट अकाउंट लिखा हुआ है. ड्राइंग्स या करंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज. Goods distributed as free sample, advertisement account debit to goods distributed as free sample. Destroyed by fire, uninsured है, तो लॉस अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, गुड्स गए. अच्छा, ये जो गुड्स बार बार क्रेडिट हो रहे हैं, कौन से अकाउंट में क्रेडिट होंगे? गुड्स बार बार क्रेडिट हो रहे हैं, तो कौन से अकाउंट में क्रेडिट होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाते हैं. ये बैलेंसेस कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में. जैसा इंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया होता है. लॉस अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू गुड्स. लॉस चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इंश्योरेंस कंपनी चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एंड गुड्स चले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में. ये पोस्टिंग हो गई उसकी. ये क्या हो गई उसकी? पोस्टिंग. क्लियर है? नेक्स्ट, बिल्स पेएबल डिसऑनर. ये बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा ही है हमने. बिल्स पेएबल मतलब क्रेडिटर्स से लेने हुए पैसे होते हैं. क्रेडिटर्स की उधारी शुरू करना है और सिक्योर्ड उधारी खत्म करना है. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर. रिसीवेबल मतलब ये डेटर्स से लेने वाले पैसे हैं. डेटर्स की उधारी शुरू करना है और बिल्स रिसीवेबल खत्म करना है. डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. स्टॉक ऑफ एक्सपेंसेस. अगला एंट्री क्या है? स्टॉक ऑफ एक्सपेंसेस. एंट्री क्या होंगी? स्टॉक ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस. वो स्टेशनरी, स्टैम्प वगैरह जो स्टॉक रहता है. अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड परचेजेस. डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल. परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. बेचा उनको डेटर्स बोलते हैं, जिनसे खरीदा उनको क्रेडिटर्स बोलते हैं. राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज करते हैं. अमोर्टाइज या राइट ऑफ, तो इट इज लाइक डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन टू एसेट की जगह वी आर गोइंग टू राइट ऑफ अकाउंट डेबिट टू एसेट. अच्छा, ये वाला जो एक लिखा हुआ है 3 स्टेप एडजस्टमेंट, आपको अगर याद होगा बचपन में मैंने पढ़ाया था. ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज आर, जवाब दो. ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज आर rectification entries which are passed at year end ना. तो आपको नहीं लगता रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जो हमने 3 स्टेप्स बनाए थे, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री, इससे आपके करेक्शंस हो सकते हैं. गलती से खर्चा ज़्यादा बुक हो गया, या खर्चा बिल्डिंग में डालना चाहिए था वेजेस में, या वेजेस में डाल दिया, बिल्डिंग में डालना था, रिपेयर्स में गड़बड़ कर दिया, ऐसा इस तरीके का जो ट्रू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज पर्सनल एक्सपेंस वगैरह. तो वो जो भी खर्चे वो करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री से सुलझाए जा सकते हैं. याद नहीं आ रहा होगा, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखना. इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं. नहीं कुछ तो बैकलॉग में जाकर देखना. 3 स्टेप एडजस्टमेंट करके टॉपिक मिलेगा, उसको देख लेना. लास्ट 3 एंट्रीज वाज रिलेटेड टू पार्टनर. या तो पार्टनर को हम सैलरी कमीशन दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वसूल सकते हैं. तो सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. इफ़ यू आर मेंटेनिंग करंट अकाउंट तो कैपिटल की जगह वो करंट अकाउंट में चला जाएगा. सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट. कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल और करंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए यानी फर्म के लिए इनकम है, तो पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड डिपेंडिंग अपॉन कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हैं. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या फिक्स कैपिटल. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यूज कर रहे हैं तो कैपिटल में जाएगा, फिक्स कैपिटल यूज कर रहे हैं तो करंट में जाएगा. टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. क्लियर है क्या? ये याद आया क्या? याद आया क्या? यहाँ तक थम्सअप दो. याद आएगा यहाँ तक थम्सअप दो, बोलो हाँ या ना. तो दीज वे ऑल द एडजस्टमेंट्स विच वी हैव सीन इन दिस चैप्टर. इस एडजस्टमेंट के प्लस माइनसेस आपको याद होंगे. रियल पर्सनल जो रहते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं, नॉमिनल जो रहते हैं वो कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में. तो अब क्या करना है आपको? पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करने हैं. कोई भी डाउट रहेंगे तो आप पूछ सकते हो. जो लाइव जो यूट्यूब पे देख रहे हैं बेटा लोग, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आस्क कृष्णा सर एनीथिंग करके एक लिंक मिलेंगे. आप वहाँ पे आपके डाउट्स पोस्ट करेंगे और हम आपके डाउट्स वहाँ पर उस तरीके से उस प्लेटफॉर्म पे रेक्टिफाई करते हैं. और जो चाहते हैं कि आप मुझे डाउट व्हाट्सएप कर सके तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. नंबर आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा कि आप इस नंबर पे भी डाउट पूछ सकते हैं. एज वेल एज अगर आपका डाउट बड़ा है कि एक आध छोटा सा लाइन में नहीं खत्म होता है सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो फोटो खींचना वगैरह, एक फॉर्म है नीचे, वो फॉर्म वगैरह भर देना, तो आई गेट योर डाउट्स. यूट्यूब पे देखने वाले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए. आने वाले कुछ दिनों में हम और ऐसे ही लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे रिवीजन के, जो आप लोगों को आने वाले 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल
रहेंगे. नेक्स्ट क्लास रिवीजन का जो हम शुरू करेंगे दैट विल बी फॉर नेक्स्ट क्लास जो रहेगा वो कौन से टॉपिक पे रहेगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, चलिए विल स्टॉप फॉर द डे. किसी को कोई डाउट है लाइव जो जुड़े हुए बच्चा, कोई डाउट है किसी को? डू यू गाइज हैव एनी डाउट? डू यू गाइज हैव एनी डाउट? नोप. चलिए विल स्टॉप हियर, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. लाइव वाले रुकना, 1 मिनट बात करनी है. बाय, सी यू, टेक केयर.